चलने लगता है। तुमड़ी मतलब लौकी को बांध लिया और जंगल के रास्ते चल रहे हैं। वह किसान के बेटे के साथ पीछे पीछे आने लगा। तब किसान का बेटा केकड़े को दूर में रखकर उससे बोलता है कि तू मेरे पीछे पीछे कहाँ तक जाएगा, मुझे बहुत दूर जाना है, तू यहीं रुक। क्या कहते हुए वो अपने रास्ते आगे चलने लगा। ठीक है, तब केकड़ा राहगीर से कहता है, अब क्या कहता है इसका आगे देखते हैं, 1 मिनट आप वेट करेंगे। Ma'am, your voice is not coming. चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे इस कहानी में आपसे कहा जाता है, मतलब एक केकड़ा उसके पीछे पीछे आता है। वो बोलता है, मतलब किसान का बेटा बोलता है कि मेरे पीछे पीछे आकर क्या करेगा, तब केकड़ा राहगीर से कहता है, भैया साथ में हमराही होने से रास्ता आसानी से कट जाता है। मतलब साथ में यदि कोई रहे तो रास्ता कितना ही लंबा हो आसानी से कट जाएगा। आप मुझे अपने साथ ले चलते तो आप निश्चित होकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते। तब उसको बोलता है कि आप मुझे अपने साथ ले चलो, आप निश्चित होकर अपनी यात्रा पूरी करो। ठीक है, केकड़े की बात सुनकर किसान का बेटा सोचता है कि चलो आज किसी को साथी बना लेता हूँ, और तुमड़ी उसे घर के आगे चलने लगा। मतलब खोखली लौकी जो होती है उसको तुमड़ी कहा जाता है, तो उस खोखली लौकी के अंदर जो तुमड़ी है उसके अंदर उसने उस केकड़े को रख लिया। किसान का बेटा कांटों आदि से चलते हुए जंगल के रास्ते को पार करता है। चलते चलते वह सभी जंगलों को पार करता है और थक जाता है। वह एक घने वृक्ष के पास पहुंचा जहां सांप और कौवा रहते थे। मतलब उसने कांटों वाली झाड़ियां, बड़े बड़े जंगल सब पार कर लिए, फिर वह किसी जंगल से जाता हुआ एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। वहां पहुंचता है, उस पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहता था। जो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे रुकते उन्हें सांप और कौवा मार डालते और खा जाते। मतलब जिस पेड़ के नीचे वो रुका था उस पेड़ में कौन निवास करता था, कौवा और सांप। वो दोनों ही क्या करते थे, उस पेड़ के नीचे जो भी राहगीर आकर रुकता था उनको वो कौवा और सांप क्या करते थे, लोगों को खा लेते थे। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला, केकड़ी की बात सुनकर किसान जो आगे चलता है वो कहाँ जाकर रुक जाता है, एक ऐसे पेड़ के नीचे जहाँ पर सांप और कौवा मारकर उसको मारकर, जो भी उस पेड़ के नीचे आता था उसको मार के खा जाते थे। इस तरह दोनों आतंक फैला रहे थे, कौन, सांप और कौवा। उनके आतंक को देखकर वहां के राजा ने मुनादी कर दी कि जो उन दोनों को मार डालेगा उससे हमारी राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। अब कौवा और सांप के आतंक को देखकर क्या किया, वहां के जो राजा है उन्होंने कहला रखा था कि जो भी उस सांप और कौवा को मार डालेगा मैं अपनी राजकुमारी जो है, अपनी बेटी जो है उसका विवाह उनसे कर दूंगा।
और आधा राज्य भी प्रदान कर राजा बना दिया जाएगा, मतलब आधा राज्य भी मैं अपना उनका दे दूंगा और उनको राजा भी बना दूंगा। किसान का बेटा विश्राम करने के लिए रुका। अच्छी हवा बह रही थी, थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और उसी महुआ के पेड़ में सांप और कौवा का बसेरा था। मतलब वह एक महुए के पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी पेड़ पर सांप और कौवा रहते थे। किसान के बेटा को सोता देख सांप नीचे आकर उसे काट देता है। सांप के काटने से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। तब कौवा नीचे उतरकर कहता है कि तूने इसके पैर की तरफ से काटा है, इसलिए पैर की तरफ का हिस्सा तेरा, मुंह या सिर की तरफ का हिस्सा मेरा। अब जैसे ही उस किसान के बेटे को नींद लगी तो सांप जो है वो पेड़ से नीचे उतर के आया और उसने उसके पैर पर काट लिया। तब कौवा कहता है कि तुमने इसे पैर की तरफ काटा है तो पैर की तरफ का हिस्सा तुम्हारा है और सिर की तरफ का हिस्सा मेरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौवा और सांप की बातचीत को तुमा के खोल में बैठा केकड़ा सुन रहा था। ये अगले पेज पर है इसका कहानी। सांप की बातचीत जो तुमड़े के खोल में नीचे बैठा केकड़ा था वो सब कुछ सुन रहा। समय मतलब मौका देख करके वह तुमड़े के अंदर से बाहर आ गया, जो सूखी हुई टोकरी थी उसके अंदर से बाहर आ गया। सांप के गले को अपनी आरी जैसे पंजों में पकड़कर बोलता है, तुम मेरे दोस्त को जिंदा कर, नहीं तो मेरा प्राण नहीं बच पाएगा। अब आपने देखे होंगे कि केकड़े का जो मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बड़ा नेटवर्क इशू हो रहा होगा इसीलिए। ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अभी आ रही है? यस मैम अब आ रही है। आ रही है अब। हाँ, नेटवर्क थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है ना, इसलिए आपको वॉइस में प्रॉब्लम होता है। अब देखो, जो केकड़े के पंजे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, पर उसी से किसी को भी काटता है। तो यहाँ पर उसने वही किया, केकड़े ने क्या किया, सांप के गले के पास आकर के उसको अपने पंजों से जकड़ लिया और कहा कि मेरे दोस्त को जिंदा कर दो, नहीं तो तुम्हारे आज प्राण नहीं बच पाएंगे। सांप हाथ पैर मांगने लगा, फिर उसका छक्का पंजा नहीं चला। जो सांप जो है वो इधर उधर छटपटाने लगा, लेकिन केकड़े ने उसको नहीं छोड़ा। यह सब देखकर कौवा का गला सूखने लगा। मौका देखकर लकड़ी का डंडा उठता है और कौवे को मारने लगा। अब यहाँ पर ये है कि जब ये सब देखा कौवे ने कि इस केकड़े ने तो उसको पकड़ के दबा के रख लिया है, अब क्या होगा, तो ये सब देख के कौवा जो है घबरा जाता है। तो अब इधर उधर देखता है कि मैं क्या करूं, तभी वो लकड़ी का जो डंडा था वो उठता है और कौवे को मारने लगता है। कौवा अधमरा सा हो गया। तब जाकर कौवा और सांप गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि सगा भाई मेहमान हमें माफ कर दो। मतलब यहाँ पर वो उससे कहने लगे कि केकड़े से कि भाई मुझे हम लोग को माफ कर दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तब केकड़ा कहता है, जब तुम्हारे प्राण संकट में हो तब सब रिश्ते नाते याद आते हैं। वो मतलब उस केकड़े को अपना भाई करके बोल रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ दो भाई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तब केकड़ा उसे कहता है कि हाँ, जब इंसान को अपनी प्राण संकट में देखते हैं तभी रिश्ते नाते याद आते हैं। माफी तभी मिलेगी जब हमारे दोस्त को जिंदा करोगे। जब प्राण संकट में हो तब सभी शर्तें मान ली जाती है। सांप किसान के बेटे का जहर जो है वो खींचने लगता है। सांप के जहर खींचने के बाद जब उसको होश आता है उस किसान के बेटे को, तो कहता है कि बहुत समय हो गया, चलो अब आगे चले। केकड़ा किसान के बेटे को सभी बातें बता देता है। फिर किसान का बेटा कहता है, दुश्मन को कैसे माफी दिया जा सकता है। कत्ल हुए वह सांप और कौवा के गले को गमछे में बांधकर पकड़ लेता है। मतलब यहाँ पर उसने क्या किया कि सांप को भी मार दिया और कौवे को भी मारकर उसके गले में जो गमछा था उसमें उसने बांधकर पकड़ लिया था। नजदीक में गाय चराते हुए चरवाहा देख रहा था। जैसा ही किसान का बेटा आगे बढ़ता है वैसे ही वहां पहुंचकर मरे हुए सांप और कौवा को पकड़कर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर उसने क्या, कत्ल हुए वह सांप और कौवे के गले को गमछे या साफी में बांधकर पकड़ लेता है। मतलब उसने जो मरा हुआ था उसको इस तरह से बांध दिया था। अब नजदीक में गाय चराता हुआ व्यक्ति जो है चरवाहा ने देखा, जैसे ही किसान का बेटा आगे बढ़ा उसने वहां पर देखा कि ये सांप और कौवा तो मर गए थे, तो पकड़कर राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने उसको गमछे से बांध दिया, राजा के दरबार में चला गया। राजा अपने दरबार में बैठे रहते हैं। राजा से कहता है, मैंने सांप और कौवे को मार डाला। कहते हुए सांप और कौवे का सिर को दिखाते हुए उनके सामने रख दिया, क्योंकि वो गमछे में बांधकर उसने रख दिया था, तो उसी चीज को लाकर वो दिखा देता है कि मैंने इनको मारा है। यह सुनते ही दरबार में उपस्थित सभी लोग उत्साह से झूमने लगे। आज अत्याचारी सांप और कौवे से मुक्ति मिल गई।
राजा बोलते हैं हमने जो घोषणा की थी उनका पालन होना चाहिए, राजकुमारी की शादी धोरई के साथ करने की तैयारी की जाए। अब वो जो गाय को चराने वाला जो था उसका नाम था धोरई। तो यहाँ पर उसको मतलब यही बोला गया कि जिस तरह से आपने घोषणा की थी कि जो भी सांप कौवे को मारेगा तो आप अपनी बेटी की शादी उनसे करोगे और आधा राज्य भी दोगे और राजा भी बनोगे, तो वही कुछ होना चाहिए। राजा की घोषणा से राज्य में राजकुमारी के साथ शादी की तैयारी होने लगी। एक तरह सांप और कौवा से मुक्ति, दूसरी और राजकुमारी की शादी। यह खबर जंगल में आग की जैसे पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा में दुगनी खुशी फैल गई, राज्य भर में त्योहार जैसा आनंद छाने लगा। चारों तरफ धोरई का गुणगान होने लगा। धोरई खुश हो गया, अब तो उनका विवाह राजकुमारी से होगा, अब तो वह राजा का दामाद बन जाएगा, तब राज्य का आधा हिस्सा उसका हो जाएगा। अब उसके दुख का अंत हो गया। राज्य भर से लोग राजकुमारी में की शादी में शामिल होने आने लगे। घूमते घूमते किसान का बेटा भी उस राज्य में पहुंच गया। राज्य में उत्साह को देखकर वह दो चार लोगों से पूछ लेता है कि राज्य में कोई त्योहार है क्या। सभी लोग एक ही बात एक साथ बोलने की, वो अत्याचारी सांप और कौवा धोरई ने मार डाला। राजा साहब घोषणा के अनुसार धोरई के साथ राजकुमारी की शादी कर दी जा रही है। यह बात सुनकर किसान का बेटा आश्चर्य में पड़ जाता है। भाई वो तो आश्चर्य में पड़ेगा ही, क्योंकि उस सांप और कौवे को तो उसने मारा था, सांप और कौवे को तो मैंने मारा था, यह धोरई को कैसे मालूम पड़ा। वह बोलता है कि भाई सांप और कौवा को तो मैंने मारा था, वह धोरई सच नहीं बोल रहा है। ये बात इस कान से उस कान से होते हुए राज दरबार में पहुंच गई। मंत्री राजा साहब को बताता है कि एक परदेसी आया है, वह कहता है सांप और कौवा को तो मैंने मारा था। राजा कहते हैं ऐसी बात है तो उस परदेसी को राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए और धोरई को बुलाया जाए। राजा के आदेश को सुनकर किसान का बेटा और धोरई को राज दरबार में प्रस्तुत किया गया। राजा किसान के बेटे को कहता है तूने सांप और कौवे को मारा तो सबूत पेश करो। किसान का बेटा अपनी साफी में सांप और कौवे के कटे हुए मुंडों को पेश कर देता है। राजा आश्चर्य में पड़ जाता है कि सांप और कौवे को किसान के बेटे ने मारा है, क्योंकि धोरई ने राजा मतलब सोच विचार कर कहता है कि मैं कैसे मानूं, सांप और कौवे को तूने कैसे मारा। किसान का बेटा बोलता है मेरे पास इसका गवाह है कि ये कहते हुए धुमा के भीतर से केकड़े को निकालकर एक तरफ राजा के सामने रख देता है। यहाँ पर ये बोलता है कि ये हो रहा है कि राजा के दरबार प्रस्तुत किया जाए। राजा किसान के बेटे को कहता है कि तूने सांप और कौवे को मारा तो सबूत पेश करो। किसान के बेटे ने अपनी साफी में सांप और कौवे के कटे हुए मुंडों को पेश कर दिया। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि सांप और कौवे को किसान के बेटे ने मारा, तो धोरई ने इस तरह से क्यों बोला, और उसने भी तो लाकर दिखाया कि मैंने उसको मारा। तो उनके कटे हुए सिर जो थे वो उनके पास थे, बाकी का हिस्सा जो वहां पड़ा हुआ था वो लाकर उसने दिखा दिया था। केकड़े को निकाल कर मतलब अब उसने बोला, राजा का बेटा जो बोलता है कि मेरे पास सबूत है, गवाह भी है भाई कि मैंने उनको मारा है। तब उसने जो उसकी तुमड़ी में जो केकड़ा था उसको निकाल कर राजा के सामने रख दिया। एक तरफ डंडे को भी रख दिया। यह सब देखकर दरबार में उपस्थित लोगों के मन में हंसी फूटने लगी। दरबारी लोगों को हंसते देखकर केकड़ा सभी बातें क्रमशः बतलाता है। केकड़ी की बात को सुनकर राजा को विश्वास होने लगा। तब राजा मंत्री को कहता है ये धोरई के लिए क्या न्याय होना चाहिए। मंत्री बोलता है धोरई को भी अपनी बातें रखने का मौका मिल दिया जाना चाहिए, लेकिन धोरई के मुंह से तो बात ही नहीं निकल पा रहे थे। तब वह दूध का दूध पानी का पानी हो चुका था। धोरई बिना कुछ बोले चुपचाप अपने सिर को नीचे झुका लिया। यह देखकर धोरई हमारे साथ धोखा किया, इसको सजा मिलना चाहिए, यह कहकर उसे जेल में बंद कर दिया। किसान का बेटा राजकुमारी के साथ शादी कर राजभाग में रहता, जहाँ सभी सुख सुविधा रहते हुए भी उसका मन वहां नहीं लग रहा था। वे राजकुमारी को बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने कहा था कि हमेशा मेहनत कर अपना जीवन बिताना। यह सत्य है कि बिना मेहनत किए भोजन करना पाप के बराबर होता है। यह कहकर वह राजा के खेत में काम करने लगता है। किसान के बेटे को खेत में काम करते देख लोग हंसने लगे। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे। बर्तन के मुंह को ढक्कन से ढकते तो लोगों के मुंह को किससे ढका जाए। मतलब यहाँ पर ये बोला जाए कि यदि बर्तन खुला हो तो हम उसको ढक्कन से ढक सकते हैं, लेकिन इंसान जब बोल रहा है तो उसकी बोलती कैसे बंद की जा सकती है। जितने लोग उतनी बातें होती है। कोई कहता था कि मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। मतलब वो था तो एक किसान और मजदूर का बेटा। अब उसकी शादी राजकुमार राज परिवार में हो गई थी, लेकिन वो फिर भी क्या चाहता था कि मैं खेतों में काम करूं, क्योंकि बिना मेहनत किए जो खाना मैं खाता हूँ वो पाप के बराबर होता है। धीरे धीरे ये बात राजा के पास पहुंच गई। राजा उनको दरबार में बुलाकर बोले कि तुम किसान के बेटे नहीं, तुम राजा के दामाद हो, आपको यह सब काम शोभा नहीं देता, प्रजा में अच्छी बातें नहीं हो रही। किसान का बेटा कहता है महाराज मुझे माफ कर दीजिए, काम करना कोई अपराध नहीं, अपने खेत में काम करना अपराध नहीं है। मैं अपने खेत में मेहनत करता हूँ। राजा का दामाद होकर जब मैं मेहनत करूंगा तभी प्रजा के अंदर मेहनत करने का भाव जागृत होगा।
कोई काम छोटा या बड़ा नहीं समझेगा। हमारे राज्य में धन दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। इस राज्य में कभी अकाल और भुखमरी नहीं होगी। अपने दामाद के विचार को सुनकर राजा का मन गदगद हो गया, उसको अपनी छाती से लगा लेता है। तब उनको विश्वास हो जाता है कि उनका दामाद मेहनती होने के साथ साथ विचारवान भी है। राजा यह घोषणा भी कर देता है कि मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी मेरा यही दामाद होगा। राजा की घोषणा सुनकर दरबार उत्साहित। तो ये कहानी आप लोग को समझ में आई? यस मैम। कहानी कैसी थी? अच्छी थी? यस मैम। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आप लोगों को, बताइए। कि कोई बोलिए, आप लोग की वॉइस नहीं आई मैम मुझे। कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। और अपने ही घर में काम करना या अपने ही खेत में काम करना कोई बुरा नहीं है। बिना कर्म किए, बिना काम किए खाना भोजन करना एक पाप के बराबर बताया उसने। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही चीज बोला गया था कि कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। और अपना काम या अपने घर का काम हो या अपने खेत का काम हो, उसमें करने में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वो एक राजा का दामाद हो या राजा का बेटा हो या कोई भी हो। ठीक है, और उसका जो कहने का उसका जो तात्पर्य था वो भी बहुत अच्छा था कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा या मेरे अंदर मेहनत करने के भाव जागृत नहीं होंगे और कोई काम में छोटा बड़ा नहीं समझेगा कोई व्यक्ति, तो हमारे राज्य में जो धन है, जो मतलब अनाज है, वो क्या होगा, दिनों दिन बढ़ते ही जाएगा। सभी लोगों को लगेगा कि जब राजा का दामाद मेहनत कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं मेहनत कर सकते। इस तरह उसका जिस जगह में, जिस राज्य में लोग रहते थे, वहां कभी अनाज की किसी की कमी नहीं होती। तो ये कहानी आप लोग को समझ में आई? यस मैम। इसमें एक और कहानी है, हिरण हिरण और कालिया वाली, जो छत्तीसगढ़ी लोक कथा है। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके मैम। आज हम इतनी कहानी पढ़ रहे हैं, कल आगे की कहानी पढ़ेंगे।